सभी को मैंने आप मेरी आवाज़ सबको आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। सभी को नमस्ते। प्रियंका जी, पूजा जी, देवव्रत जी, शिवम जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैंने आप तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम ग्रंथों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल जहाँ तक हुआ था, हमारे यहाँ तक हुआ था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री जी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम आज से पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो है सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा था 1930 में। इसके बाद जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में जो है राम रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो है लिखा था। उसके बाद हिंदी साहित्य 1933 में जो है संपादन किया था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस स्लाइड में ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इम्पोर्टेंट आलोचक है, इम्पोर्टेंट इतिहासकार है। इनको याद रखना है आपको। और यहाँ पर इस पिछली वाली स्लाइड में आपको यहाँ पर हिंदी भाषा एवं साहित्य जो कि श्याम सुंदर दास जी का है, जिन्होंने नागरिक प्रचार सभा की शुरुआत की थी। महज जब वो 9वीं कक्षा में थे तब से उनके मन में विचार आया कि भाषा को लेकर और हमारी लिपि को लेकर कोई एक संस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने 9वीं क्लास में इसकी शुरुआत की थी, पहल की थी। तो हिंदी साहित्य में श्याम सुंदर दास जी का जो योगदान है वो अमूल्य है। उनके जैसा योगदान हिंदी साहित्य में दूसरा किसी किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। और पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का जो प्रस्ताव है ये भी श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। ये भी प्रश्न आता है, ये भी याद रखिए। एक तो नागरिक प्रचार सभा की शुरुआत की थी उन्होंने। दूसरा, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया था। तो उनके इसी कारण, उनके योगदान के कारण हिंदी में उनका बहुत बड़ा नाम है। इसलिए इनकी जो रचना है प्रमुख, जैसे कि हिंदी भाषा एवं विकास जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी, और हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में प्रकाशित हुआ था। ये दोनों रचना आपको याद रखनी है। ब्रज माधुरी सार, ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया था कि ब्रज ब्रज के कौन है? हरि, हरि यानी कि कृष्ण। तो ब्रज जहां पर आए वहां पर याद रखिए ब्रज माधुरी सार यानी कि वियोगी हरि। ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, ये एक इम्पोर्टेंट रचना है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स। और कविता कौमुदी 1928, ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है, इसे भी आपको याद रखना है। प्रकाशन वर्ष भले ही भूल जाए आप, कम से कम आपको रचनाकार याद रखने हैं उसके, इतिहासकार याद रखने हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि सभी को याद ही होगा, और जिनको याद नहीं है उनको याद रखना चाहिए। 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का हिंदी साहित्य विमर्श छोड़ भी दे तो चल जाएगा। यहाँ आगे बढ़िए। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बजरत्न दास जी का है। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार नजर दौड़ा लीजिए इस पर भी थोड़ा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रज रत्न दास जी ने जो है इसे लिखा था। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो 1939 में था, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसे छोड़ भी सकते हैं आप। लेकिन इस पीपीटी में आपको, इस स्लाइड में आपको इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो
और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो कि 1917 में एडवन ग्रीव्स द्वारा रचित था। उसके बाद ब्रज माधुरी सार, ब्रज के वासी हरि है, योगी हरि 1923 याद रखना है आपको। फिर हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी का। फिर कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास का। फिर इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, ये याद रखना है। और आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका प्रश्न आ सकता है, पिछली बार भी आया था, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हमने इनके तीन ग्रंथों का जो है, याद किए थे। तीन ग्रंथ, एक तो भूमिका, उसके बाद विकास और उसके बाद आदिकाल। भूमिका, विकास, आदिकाल। भूमिका 40 में, विकास 52 में और आदिकाल भी 52 में। तो ये तीन रचनाएं हमने याद कर रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में आ सकती है, पहले भी आ चुकी है। ये कंठस्थ कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीन ग्रंथ। एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। शिवम जी, सुरभि जी, प्रियंका जी, सिंह जी, निधि जी, लक्ष्मी जी, स्नेहा जी, सभी सभी लोग जो लाइव है वो एक बार लाइक कर दे, क्लास क्लास को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। और आज आवाज कैसी आ रही है ये भी बताइए। मैंने माइक लिया है अभी, क्योंकि एक दो कमेंट आए थे आवाज को लेकर, तो मैंने माइक ले लिया है अभी। तो धीरे धीरे ऑडियो क्वालिटी भी जो है आपको सही से आने लगेगी। अब नॉइस नहीं आएगा बैकग्राउंड में कोई, और वॉइस भी थोड़ी अच्छी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो इसका प्रकाशन किया था। और फिर हिंदी काव्य धारा राहुल संस्कृतन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे हिंदी साहित्य में, इसलिए इनकी रचना याद करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो राहुल संस्कृतन हिंदी काव्य धारा, जैसे कि राहुल सांस्कृतिक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, आप सभी को पता है। यात्राएं बहुत करते थे देश विदेश में। तो जैसे काव्य धारा, जैसे नदी की धारा की तरह याद कीजिए। जैसे राहुल सांस्कृतिक एक जगह टिकते नहीं थे, नदी की तरह हमेशा बहते रहते थे इधर उधर। तो हिंदी काव्य धारा 1944 राहुल संस्कृत ऐसे याद कर लीजिए। या फिर आपके पास कोई दूसरा ट्रिक हो तो उससे याद कीजिए। इसके बाद हिंदी वीर काव्य। तो हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, मैंने तोमर से, पान सिंह तोमर से याद करवाया था। पान सिंह तोमर जो कि वीर थे, और उनको फिर मारने के लिए भी पुलिस ने बहुत सालों तक मेहनत की। वो किसी के हाथ में आते ही नहीं थे। तो तोमर आपको पता है, पान सिंह तोमर, आपने मूवी भी देखी होगी इसके ऊपर। तो वीर से याद रखिए, वीर काव्य, हिंदी का वीर काव्य किसने लिखा है? तोमर ने। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये इंपॉर्टेंट रचना है। 1945 नंद दुलारी वाजपेयी, मैंने बताया था नंद दुलारी वाजपेयी जो शुक्ल जी के क्या थे? शिष्य थे। और इन्होंने छायावाद पर काम किया है। और रीति काव्य की भूमिका 1949, ये डॉक्टर नगेंद्र ने, ये इन्होंने लिखी है, ये संपादित नहीं की, ये भी याद रखिए। तो उनकी मौलिक रचना है ये रीति काव्य की भूमिका। और इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारी वाजपेयी का ही है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। तो आपको पता था परशुराम एक संत भी थे, योद्धा भी थे, दोनों भी थे। उन वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनका कर्म में वो क्षत्रिय भी थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण का मिक्स थे वो। उनके कर्म में संत थे, लेकिन योद्धा भी थे। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा, संत के साथ परशुराम चतुर्वेदी याद कर लीजिए 1951। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, हमने ये याद किया था हजारी प्रसाद का, भूमिका, विकास और आदिकाल। ये दोनों भी एक ही साल की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 की है, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट रचना है ये, याद करना है 40 52 52। और आगे हिंदी साहित्य का अतीत, और हिंदी साहित्य का अतीत जो है 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। तो अतीत को आप आदि आदि से लीजिए,
आतिथ्य यानी कि पुराना या फिर शुरुआत का। और आदि का अर्थ होता है प्रथम। और आदिनाथ कहा जाता है या फिर आदि देव कहा जाता है विश्वनाथ यानी कि शिव जी को। तो इसे याद कीजिए। हिंदी साहित्य का आतिथ्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो दर्शन हम किससे करते हैं? लोचन से करते हैं ना, आंखों से करते हैं ना, तो नलिन विलोचन शर्मा। तो दर्शन हमारे आंखों से होते हैं, इससे याद कीजिए। लोचन से दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है 1960 का नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा था। याद रखना है, क्योंकि ये इतिहास का दर्शन दर्शन के द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तो ये एक अलग प्रकार की पुस्तक होने के कारण इसे याद रखना होगा आपको। और इसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था 16 भागों में, हिंदी साहित्य का उर्वध इतिहास। 1961 में प्रकाशित हुआ था, 16 भागों में था। और इसका प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। मैंने आपको गणपति चंद्रगुप्त बताया था, ज्ञान के देवता गणपति। ज्ञान से विज्ञान को याद कीजिए। तो यहाँ जहां पर विज्ञान आएगा तो वहां पर क्या लगाना है आपको? गणपति चंद्रगुप्त 1965। रचना का प्रकाशन वर्ष भले ही ना याद रहे आपको, कम से कम आपको रचनाकार याद रखने चाहिए। तो आगे बढ़ते हम। हिंदी का इतिहास 1973। संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये। हिंदी का इतिहास यहाँ पर गलत हुआ है टाइप। यहाँ पर साहित्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। इसका संपादन नगेंद्र ने किया था और उसके साथ बाद में जो है हरदयाल ने किया था। तो इसमें कितने 26 विद्वान थे। 26 विद्वान थे, 26 लेखक थे जिन्होंने इसको लिखा है। उसमें से एक उसमें से दो, एक नगेंद्र ने भी लिखा है उसमें 26 में, और हरदयाल भी है उसमें। और बाकी के भी 24 और हैं। और जिसमें और भी प्रमुख प्रसिद्ध में एक लेखक आते हैं हमारे काव्य शास्त्र के, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी। वो भी इसमें है, इस संपादन टीम में। तो उसके बाद आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ये भी उसी वर्ष प्रकाशित हुआ था। नारायण चतुर्वेदी जी ने इसका प्रकाशन किया था। इसके बाद साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 में मैनेजर पांडे ने इसका प्रकाशन किया था। इसके बाद हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये काफी पतली किताब है और सरल भाषा में जो है इतिहास को लिखा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे। और इन्होंने ही व्योमकेश दरवेश नाम की जो है जीवनी लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। व्योमकेश दरवेश ये भी शिष्य थे, नामवर भी शिष्य थे। ये दोनों शिष्य प्रसिद्ध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसमें से कथन आते हैं परीक्षा में, इस किताब में से। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने ये इस ग्रंथ की रचना की थी। तो इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह, ये भी प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें इसमें से ही कथन आते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, आपके पास होना चाहिए अगर है तो। इसके बाद हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य 2003। अभी जो नए नए प्रश्न पूछ रहा है, पुराने प्रश्न पूछ चुका है, तो संभावना है कि ये प्रश्न पूछे कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। तो इसे भी थोड़ा याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट समझकर। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 में गुलाब ने लिखा था, संपादन किया था। और हिंदी साहित्य का ओजल नारी इतिहास 2012 में, इसे भी याद कर लीजिए। अब स्त्री विमर्श अभी बढ़ता जा रहा है, तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आधुनिक में।
तो हिंदी साहित्य का ओजन नारी इतिहास तो स्त्री दृष्टिकोण से नीरजा माधव जी, वर्तमान में ये लेखिका अभी जीवित है, अभी भी लिखती है, बहुत सी रचनाएं हैं इनकी। तो इन पर प्रश्न आ सकता है कि हिंदी साहित्य का ओजन नारी इतिहास किसकी रचना है, कब प्रकाशित हुआ था, तो 2012 में। तो याद रखना है आपको, नीरजा माधव का। और सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये भी याद रखिए। आधुनिक में, आधुनिक में ये दो रचनाएं जो जिस पर मैंने स्टार किया, इसे याद रखिए। ठीक है। जी के सिंह जी जो है टाइप कर रहे हैं साथ साथ, जो जो पढ़ाया जा रहा है। प्रियंका जी भी कर रही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे, उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास उल्लेखनीय ग्रंथ है। तो भगीरथ मिश्र जी का जो ग्रंथ है काफी इंपॉर्टेंट है, और काव्य शास्त्र में सबसे प्रामाणिक और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा काव्य शास्त्र का इतिहास। ये पुणे यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के पहले विभागाध्यक्ष थे। जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है पुणे में, महाराष्ट्र में, इसके पहले एचओडी थे हिंदी डिपार्टमेंट के, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। फिर सागर विश्वविद्यालय चले गए, वहीं पर उन्होंने एक काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा था, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास। ये दोनों ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण है, और काव्य शास्त्र में इनको सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है और सबसे प्रसिद्ध भी माना जाता है। और दूसरा क्या है, उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके द्वारा है उदय नारायण तिवारी कृत। ये अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कुमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन किया था। तो राम नरेश त्रिपाठी का कविता कुमुदी नाम की हमने पीछे रचना पढ़ी, उसमें क्या है, 8 भागों में है वो, और इसमें केवल हिंदी नहीं है, उर्दू भी है, बांग्ला भी है और संस्कृत भी है। ये कविताओं को संकलित किया है, और साथ ही साथ लोकगीत। लोकगीत वो गीत होते जो जनता के द्वारा गाए जाते, अनपढ़ जनता, गांव की जनता। अब देहातों में जाओगे तो आपकी नानी दादी जब कभी घर का काम करती है, और घर का काम करते करते जो गीत गाती है, वो लोक गीतों में आते हैं, हमारी परंपरा में आते हैं। या फिर हम कोई गांव में कोई उत्सव लेते हैं, तो वहां पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। वो वहाँ की लोकल, आंचलिक संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, उनकी भाषाओं में होते हैं लोकगीत। तो उनका संकलन और संपादन किया था राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी में। तो 8 भागों में है, इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को और लोकगीतों को भी संकलित किया गया है। तो साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ कौन से है, तो और ये है राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मनारिया, इन्होंने लिखा था। फिर राजस्थान का पिंगल साहित्य, ये भी उन्होंने ही लिखा था, मोतीलाल मनारिया। और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, वो भी मोतीलाल मनारिया ने लिखा है। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा है। और राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ये डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, चंद्रकांत बाली। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए सिर्फ। अगर कुछ राजस्थानी के रिलेटेड आ जाए, क्योंकि उन्होंने 3 रचनाएं लिखी है, तो मोतीलाल मिनारिया को याद कीजिए। अगर कुछ याद ना आए तो परीक्षा में लगा देना, राजस्थान से संबंधित कुछ। क्योंकि राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान का पिंगल साहित्य और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये 3 किताबें उन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है। याद रखिए किसके संदर्भ में कौन कह रहा है। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती
देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। तो ये काफी प्रसिद्ध कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो शुक्ल जी की जो स्थापित मान्यताएं थी, स्थापित वे लेखक थे, उनको खंडित किया है, अपने नए सिद्धांत गढ़े हैं। तो ये कथन किसका था? ये कथन गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। ये पूछा जा सकता है किसने कहा था, तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद के लिए तो नहीं कहा था, तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। क्या कहा था? वस्तुतः वे पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। तो उन्होंने प्रमाणों का आधार आधार दिया, इस पर याद रखिए, सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया, नए प्रमाण देकर। इसे याद कैसे रखेंगे? गणपति चंद्रगुप्त, जैसे हमने यहाँ पर पीछे पीछे भी एक विज्ञान को ज्ञान के साथ जोड़कर गणपति चंद्रगुप्त को जोड़ दिया था, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही गणपति को, जो कि ज्ञान के देवता है, तो ज्ञान के देवता ने क्या किया, एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी को सामने रखकर कहा कि शुक्ल जी, आपकी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपके बहुत से मत जो है खंडित किए हैं। तो ऐसा एक स्टोरी बना लीजिए माइंड में। एक दिन गणपति, जो कि ज्ञान के देवता है, वो आ गए और उन्होंने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की जो है सारी जो महत्वपूर्ण स्थापनाएं थी, उनमें से जो गलत स्थापनाएं थी, उनको सबल प्रमाणों के साथ जो है खंडित किया था। इसे स्टोरी के साथ याद रखिए, आपको याद हो जाएगा, वरना ऐसे रटेंगे तो याद नहीं होगा। स्टोरी के साथ याद कर लीजिए। जी जी सिंह जी। आगे बढ़ते निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। तो यहाँ तक ये कथन है, कथन यहाँ तक है ये। ये कथन आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। तो याद रखना है आपको। हिंदी के इतिहास, साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विलोचन शर्मा ने निम्नलिखित मत दिए हैं। देखिए कौन से मत दिए उन्होंने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था। ये निर्वाद है, ये निर्विवाद है कि पहले जो इतिहासकार है गारसा दत्तासी है। तो ये सभी ने एक साथ मान्य किया कि पहले इतिहासकार जो है हिंदी के, गारसा दत्तासी है। इस्तवादा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो इनकी रचना है, यही पहली रचना मानी जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ये कथन किसने दिया? नलिन विलोचन शर्मा ने दिया। इसके बाद हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रयुक्त ग्रियर्सन है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है अपना अलग से मत दिया है। ये सिर्फ नलिन विलोचन शर्मा जी मानते हैं। साहित्य, हमारा साहित्य किसे मानता है? शुक्ल जी को ही मानता है। लेकिन ये किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने कहा। इसे भी याद रखिए कि ये सबने नहीं कहा, नलिन ने कहा ये। तो नलिन विलोचन शर्मा ने क्या कहा कि शुक्ल जी विधेयवादी पद्धति के जो है पहले प्रवर्तक नहीं है, तो ग्रियर्सन है, ऐसा कहा। लेकिन हम साहित्य में किसे मानते हैं? शुक्ल जी को मानते हैं। ये दोनों भी कथन आपको याद रखने हैं। अगर नलिन विलोचन शर्मा ने कहा ये पूछा जाएगा तो ग्रियर्सन आप लगाएंगे। लेकिन साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति की शुरुआत किसने की? तो आपको शुक्ल जी ही लगाना है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है साथ में। तो हिंदी साहित्य का काल और नामकरण हम देख लेते हैं, किस किसने क्या क्या नामकरण दिया। ये क्रिएशन का जो काल विभाजन है और नामकरण है, ये हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने 11 विभाजन की है। हम 4 ही विभाजन मूलतः मानते हैं साहित्य में, लेकिन इन्होंने 11 की है। लेकिन ओवरऑल अगर कभी आपको नॉर्मली पूछा जाए हिंदी साहित्य के काल विभाजन, तो आपको आदिकाल, रीति आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल ऐसे ही बताना है।
अगर नॉर्मली पूछा जाए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में पूछा जाए, जैसे ग्रियर्सन ने कितने विभाजन किए, या फिर मिश्र बंधु ने कितने किए, या फिर शुक्ल ने कितने किए, तब आपको अलग अलग बताने। ये भी आपको बातें छोटी छोटी याद रखनी है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन आप देखेंगे तो उसमें क्या है, सबसे पहले चारण काल। उन्होंने चारण काल कब माना? 1700 से 1400 ईस्वी सन है ये, संवत नहीं है। इसे भी याद रखिए, संवत नहीं, ईस्वी सन है। तो सबसे पहले उन्होंने चारण काल कहा। पहला काल चारण काल है ग्रियर्सन द्वारा। दूसरा उन्होंने क्या विभाजन किया? 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने यहाँ पर। 15वीं सदी की का धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि तब भक्ति काल आ गया था। तो भक्ति काल के परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने कहा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ये कवि के लिए उन्होंने अलग से विभाजन कर दिया। केवल एक कवि के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। फिर ब्रज का कृष्ण काव्य, और जो कृष्ण पर काव्य लिखा गया तो उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया? ब्रज का कृष्ण काव्य। सन 1500 से 1600, ये ईस्वी सन है, इसे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ईस्वी सन है, संवत नहीं है। ईस्वी सन यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर, जो कि हम वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं, 2030 चल रहा है, ईस्वी सन में चल रहा है, तो अंग्रेजी कैलेंडर में लिख रहे हैं। और इसके बाद मुगल दरबार, क्योंकि ग्रियर्सन हमारे भारत के तो थे नहीं, इसलिए वो अंग्रेजी कैलेंडर का ही प्रयोग करते थे। मुगल दरबार पांचवा। पांचवा क्या है? मुगल दरबार। फिर से हम एक बार देख लेते। पहला क्या है? चारण काल, 700 से 1400 ईस्वी सन तक। उसके बाद 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। उसके बाद ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 तक। उसके बाद मुगल दरबार। आगे बढ़ते, आगे तुलसीदास। तुलसीदास को भी इन्होंने अलग रखा है, काल विभाजन में अलग से स्थान दिया तुलसीदास। किसको स्थान दिया है? एक तो मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान दिया है, दूसरा तुलसीदास को भी स्थान दिया है। तो छठा है तुलसीदास, और साथ में है रीति काव्य। रीति काव्य 1580 से 1692। उसके बाद तुलसीदास की अन्य परवर्ती, उसके बाद परवर्ती उनके आगे बाद में आने वाले, तो वो 1600 से 1700 तक। उसके बाद 18वीं शताब्दी, सन 1700 से 1800। और फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत पर शासन किया, ये कंपनी थी। जैसे बाकी कंपनियां होती है, कोई भी बाकी कंपनी जैसे इंडिया में है टाटा, बिरला, अंबानी भी जो कंपनियां हैं, या फिर आपके मोबाइल की कंपनी सैमसंग, शाओमी, रियलमी, वैसी एक कंपनी थी ये। तो एक कंपनी ने जो भारत पर शासन कर लिया था। उसके बाद फिर वो शासन फिर इंग्लैंड की रानी के पास चला गया बाद में। ये भी आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 10वां उन्होंने विभाजन क्या किया है? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और उसके बाद विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। क्योंकि कंपनी के द्वारा जो शासन चल रहा था, उस शासन को जो है फिर विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने जो है शासन अपने हाथों में ले लिया कंपनी से। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी थी, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, जैसे कि नॉर्मल कंपनियां होती है। उसने जो देश पर शासन कर लिया था, बाद में विक्टोरिया रानी ने जो है अपने हाथ में शासन ले लिया। तो ये 11 जो है नामकरण उन्होंने किए, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो मलिक मोहम्मद जैसी और तुलसीदास को जो है अलग से उन्होंने रखा है विभाजन में, अलग से नामकरण करके। और कंपनी का शासन और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका विभाजन है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये किसने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में नामकरण किया था, ऐसा ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 11 विभाजन किए थे, और ये 11 विभाजन इस प्रकार से है, जो कि आपके स्लाइड पर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। तब मिश्र बंधुओं का, जो कि 3 बंधु थे, उन्होंने क्या काल विभाजन किया था? इन्होंने 5 में किया था।
ग्रियर्सन ने देखो सबसे बड़ा, ग्रियर्सन ने 11 में किया था और मिश्र बंधुओं ने 5 में किया था, 5 भागों में। तो पहला उन्होंने क्या कहा, प्रारंभिक काल, फिर दूसरा माध्यमिक काल, और तीसरा अलंकृत काल, और चौथा है परिवर्तन काल, और पांचवा है वर्तमान काल। और वो प्रारंभिक काल में जो है दो भाग है, एक पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। और माध्यमिक काल में क्या है, एक पूर्व माध्यमिक काल है, फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल है। फिर अलंकृत काल में क्या है, पूर्व अलंकृत काल है, उत्तर अलंकृत काल है। फिर परिवर्तन काल में कोई विभाजन नहीं है, और वर्तमान काल में भी कोई विभाजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संवत में लिखा गया है, ईसवी सन नहीं है ये। ईसवी सन के आंकड़े नहीं है, ये संवत के आंकड़े हैं। जो भी भारतीय होंगे, वहाँ पहले के जो भी भारतीय इतिहासकार रहे, वो उन्होंने संवत में जो है अपनी रचनाओं का कालक्रम डिसाइड किया। कैलेंडर का आधार हमारे हिंदू कैलेंडर को रखा, लेकिन जो भी बाहर के थे, जैसे ग्रियर्सन, उन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर को आधार रखा अपनी रचना में। जैसे शुक्ल जी ने भी संवत को ही आधार रखा है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। आगे बढ़ते हम, आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन व नामकरण। एक मिनट, अभी शुक्ल जी का है, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन व यव नामकरण। तो शुक्ल जी का इम्पोर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ते हैं। वीरगाथा काल का उन्होंने पहले आदि काल को, जो कि संवत 1050 से 1375 तक था। जिसे हम अगर ईसवी सन में लिखे तो ईसवी सन में उसका होगा 993 से 1318 ईसवी सन में। और भक्ति काल जिसे पूर्व मध्य काल कहा उन्होंने, वो संवत 1575 से 1700 तक था। अगर इसे हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लिखे तो 1318 से लेकर 1318 से लेकर आगे जाएगा 1634 तक। और ऋतिक काल जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा उन्होंने, तो संवत 1700 से 1900 तक। तो अगर इसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो 1634 से लेकर आगे जाएगा 1834 43 तक, सॉरी। और 1843 से लेकर जो है 1927, 43 था ये, 43, 43 है ये भी 43 है। इसके बाद राम कुमार वर्मा का काल विभाजन हम देखेंगे और नामकरण। तो राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल, जिसमें उन्होंने संधि काल और चारण काल, ये दो भाग किए। संधि काल जो कि संवत 750 से 1000 ईस्वी तक था। फिर चारण काल संवत 1000 से 1375 तक था। फिर इसके बाद उन्हें भक्ति काल, जो कि संवत 1375 से 1700 तक कहा। फिर रीतिकाल 1700 से 1900 तक कहा। फिर आधुनिक काल 1900 से अब तक कहा। तो राम कुमार वर्मा पर जो है आचार्य शुक्ल जी का प्रभाव तो था ही, और उन्होंने काल विभाजन भी उनके आधार पर किया है, तो आपको सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी। जो केवल आपको जो पहला जो है यहाँ पर उन्होंने एक संधि काल एक ऐड कर दिया प्रारंभिक काल में। वीरगाथा काल में, वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक शुरू होते, जिसे उन्होंने चारण काल कहा, और उससे उससे पहले एक और ऐड कर दिया संधि काल। संधि काल यानी कि जो पहले की भाषा थी और हमारी हिंदी भाषा, दोनों में जब संधि हुई, एक भाषा से दूसरी भाषा में जब भाषा बदलती है, तो उस काल को भी उन्होंने ऐड करके 1775
1750 से लेकर 1000 तक ये एक ऐड कर दिया उन्होंने। और जहां पर यहाँ पर नीचे आधुनिक काल में क्या किया, जहां पर आधुनिक काल में शुक्ल जी ने एक फुल स्टॉप लगाया था 1984 में, संवत 1984 में। लेकिन उन्होंने जो है फुल स्टॉप नहीं लगा, अब तक लिखा, जो कि वर्तमान में है या फिर जब तक वो लिख रहे थे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक संधि काल को ऐड कर देना है आचार्य शुक्ल में, तो राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन हो जाएगा। और उन्हें सिर्फ आधुनिक आदिकाल का नाम की जगह आपको प्रारंभिक काल ही याद रखना है। बाकी तो भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये तो नॉर्मली आपको पता ही है सारे नाम। तो शुक्ल जी का ही आधार लेकर उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। ये शुरुआत में एक बदलाव किया, अंत में एक बदलाव किया थोड़ा। आगे बढ़ते हैं हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, हम यही सभी जगह पर यूज करते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। नॉर्मल हमसे कोई पूछता है हिंदी साहित्य के कालों के नाम पूछा जाए तो चार भागों में विभाजित करो, तो हम यही नाम देते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो उन्होंने भी यही नामकरण दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने भी संवत में लिखा है 1000 से लेकर 1350 तक जो है आदिकाल रहा। यहाँ पर शुक्ल जी ने 1050 लिया था, तो यहाँ पर उन्होंने 1000 ले लिया और 1375 तक की जगह 1350 किया। तो इनका थोड़ा अलग है शुक्ल जी से। फिर भक्ति काल इन्होंने कब किया, 1350 से 1700 तक। रीति काल का कब किया, 1700 से 1900 तक। जो शुक्ल जी का भी यही है, शुक्ल जी का भी यही है। यहाँ पर शुक्ल जी का सही है। और आधुनिक भी देखेंगे तो वो भी सही है, 1900 से। शुक्ल जी भी यही मानते हैं इन दोनों को, लेकिन ऊपर थोड़ा बदलाव किया। यहाँ पर 1050 जो है, शुक्ल जी ने क्या कहा था, 1050 कहा था, और उससे 1375 कहा था शुक्ल ने। लेकिन द्विवेदी ने जो है इसको बदल दिया, और भक्ति काल को भी थोड़ा बदल दिया उन्होंने। यहाँ पर 1375 से लेकर जो है 1700 तक था शुक्ल जी का। ये भी जो है उन्होंने बदल दिया थोड़ा। तो शुक्ल जी ने भी चार भाग किए हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी चार भाग किए, राम कुमार वर्मा ने, जो शुक्ल जी के बाद के जो है उन्होंने सभी ने लगभग चार भाग में ही जो है इतिहास को जो है लिखा है। क्योंकि शुक्ल जी के बाद जितने भी साहित्य इतिहास ग्रंथ के रचनाकार रहे, उन्होंने शुक्ल जी को ही आधार लिया है। इसलिए आपको जो है सभी रचनाओं पर जो शुक्ल जी के बाद लिखी गई है, उस पर आपको शुक्ल का प्रभाव दिखेगा, आपको थोड़ी मात्राओं में तो। जैसे आपको राम कुमार वर्मा पर सीधा सीधा आपको प्रभाव दिखता है कि उन्होंने सीधा वहीं से सारे जो है नामकरण और विभाजन को उठाया है शुक्ल जी से ही। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा सा समय पीछे ले गए वो। और फिर गणपति चंद्रगुप्त का थोड़ा अलग है, आपको देखना है यहाँ पर। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या किया है, गणपति चंद्रगुप्त थोड़े बाद के लेखक होने के कारण उन्हें ईसवी को जो है लिया है, यानी कि ईसा मसीह के कैलेंडर को, अंग्रेजी कैलेंडर को लिया है। और उन्होंने आदि काल को 1184 से 1350, इसके बीच में उन्होंने आदि काल को माना है। ये ईसवी सन है, ऊपर का संवत था। इससे पहले जो थे उन्होंने संवत में लिखा है, जो कि भारतीय कैलेंडर है। और इस ईसवी सन जो है अंग्रेजी कैलेंडर है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने अंग्रेजी कैलेंडर में जो है विभाजन किया है, तो उन्होंने आदि काल को माना है सन 1184 से लेकर 1350 तक। उसके बाद पूर्व मध्य काल उन्होंने 1350 से लेकर 1600 ईस्वी तक माना। फिर उत्तर मध्य काल उन्होंने 1600 से 1857। आपको पता है 1857 को उठा हुआ था हमारे भारत में। तो 1857 से ही जो हमारा आधुनिक समय शुरू हुआ था, तो उन्होंने उसी को आधार बनाया 1857 को।
आधुनिक काल कह दिया। क्योंकि हमने 1857 से जो पहली लड़ाई शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ, सशक्त लड़ाई। इससे पहले भी बहुत लोगों ने जो लड़ाई की है वो इतिहास अलग है। लेकिन प्रामाणिक जो माना जाता है कि 1857 के बाद जो है हमने जो आजादी की मांग को जो और जोर शोर से कहना शुरू किया। तो उससे ही आधुनिक काल भी आया, परिवर्तन बहुत से आए, राजा राम मोहन राय भी आए जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया, बहुत से। आगे हम इस पर बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। तो ये आपको गणपति चंद्रगुप्त को याद करना है। उन्होंने आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, ये चार विभाजन किए थे। और ईसवी सन में जो इन्होंने जो इस सन को रखा था, तो इनका क्या है, 1184 से 1350 तक आदि काल माना। पूर्व मध्य काल इन्होंने 1350 से 1600 तक माना। फिर उत्तर मध्य काल 1600 से 1857 तक माना। और 1857 से इन्होंने आधुनिक काल माना। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। जो लाइव तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लाइक्स बहुत कम है, कमेंट तो बहुत कम है। कमेंट और लाइक बहुत कम आ रहे हैं। एक बार क्या करता हूँ मैं, एक दो प्रश्न आपको करवाता हूँ, रैंडम क्वेश्चन आपको करवाता हूँ पोल में, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अलर्ट हो जाओगे आप लोग। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक पोल में क्वेश्चन देता हूँ। तब तक जो है आप स्लाइड को थोड़ा पढ़िए, नगेंद्र का। तब तक मैं एक दो प्रश्न आपको पोल में दे देता हूँ। एक बार आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसे याद कीजिए एक बार, नगेंद्र का क्या उन्होंने विभाजन किया है। तब मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूँ। सब लोग कमेंट कर रहे हैं। और अभी जो है प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए आप सभी, क्योंकि मैं प्रश्न भेज रहा हूँ, एक रैंडम क्वेश्चन भेज रहा हूँ। पोल में आपको आंसर देना है उसका। कोई भी कमेंट नहीं करेगा आंसर। और जो मैंने ये पोल दे दिया है, एक बार जो है आप प्रश्नों को देखिए, आपको एक प्रश्न आया है चार्ट में। आपको जो है 9 लोगों ने ही वोट किया है, 24 लोग लाइव है, सभी लोग वोट कीजिए। सभी जो लोग हैं एक बार वोट कीजिए। सभी लोग वोट कीजिए एक बार। देखिए, 45% ही जो है सही आंसर आया। आधे से ज्यादा लोगों ने जो है गलत आंसर दिए है। आधे से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिए है।
जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया पोल में, जल्दी दीजिए, पोल में आंसर दीजिए सभी लोग। 11 ही वोट आए हैं। एक बार आपको मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर ये समर शेष है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। समर शेष है। ये जो मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो किसका है उपन्यास? ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। देखिए, लोगों ने गलती कहाँ पर की है। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा का ही है। टोपी सिकलो तो आपको पता ही है। कटरा भी आरजू ये भी है। देखिए, अचानक प्रश्न पूछने पर जैसे आधे लोगों का जो है गलत हो रहा है। आधे से ज्यादा लोगों का जो है गलत हो गया है। तो आपको याद रखना है, ये इस पर आपने गलती की है। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा का ही है। आपको एक और प्रश्न ले लेता हूँ रैंडमली। देखता हूँ रैंडम क्वेश्चन पूछने पर आप कितना गलत करते हैं। एक और आपको प्रश्न पूछता हूँ रैंडम। जी 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पोल बना रहा हूँ। यहाँ पर जो दूसरा पोल यहाँ पर ऑप्शन। दूसरे पोल का ऑप्शन ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम हमारे इसकी तरफ बढ़ते हैं। पीपीटी की तरफ। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन आपको देखना है। ये जो नागेंद्र द्वारा और हरिदयाल द्वारा संपादित था, जिसमें 26 विद्वानों ने जो है इसमें लेखन कार्य किया था। तो उस किताब की बात हो रही है। प्रकाशन वर्ष क्या था? 1973। सही है। इसमें क्या है, आदिकाल। सबसे पहले उन्होंने विभाजन किया। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, और भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, और रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक, और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। और आधुनिक काल में उन्होंने क्या है, पुनर्जागरण काल एक विभाजन किया, जिसमें भारतीय द्वीप का जो है 1857 जहाँ जब उठा हुआ था हमारा, वहां से लेकर 1900 तक ये ईस्वी सन में लिखा गया है। और जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में ही जो है खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू हो गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में खड़ी बोली को ज्यादा स्थान दिया। इसी कारण जो है खड़ी बोली और गद्य और पद्य की एक भाषा हो सकी, एक बोली भाषा जो कि खड़ी बोली थी, जिसे हम आज मानक हिंदी कहते हैं। तो मानक हिंदी का जो है काम किसने किया था? द्विवेदी युग में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कविता के लिए ब्रज भाषा छोड़कर आपको खड़ी बोली में लिखना है, ये काम किसने किया था? द्विवेदी ने किया था। तो ये 1900 से 1918 तक जागरण सुधार काल रहा। उसके बाद छायावाद युग रहा। छायावाद, छायावाद है ये 1800 1918 से 1938 तक रहा।
छायावाद उत्तर काल। तो छायावाद के बाद के काल को उन्होंने प्रगति प्रयोग काल, प्रगति और प्रयोग दोनों को एक मिक्स कर दिया, और 1938 से 1953 तक, और फिर नवलेखन काल, जो कि उनके समय में जो आधुनिक था, तो इसलिए उन्होंने 1953 से अब तक लिखा। तो ये काल विभाजन उन्होंने किया है, इसे आपको याद करना है। इसे आपको याद करना है। और एक एक बात जो है मैं आपको एक बता देता हूँ, जो बहुत से स्टूडेंट में जो है कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ये जो शताब्दी में कंफ्यूजन रहता है उनका, शताब्दी में जो सती होता है ना, जैसे यहाँ पर 14वीं सती है, ये जो 14वीं सती है, इसमें अगर हम इसे आंकड़ों में लिखेंगे तो किसके भीतर आएगा? जैसे अगर समझिए कि 1800, 1800 नहीं, एक मिनट, 1300, ये देखिए 1350 हो गया, या फिर 1355 हो गया, या फिर इसके बाद की भी जो भी होगा, तो इसे 14वीं सदी माना जाएगा। जो इसके आगे आपको 14वीं सदी में जो है ऐसे अंक मिलेंगे, ना कि 1450 ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको एक माइनस करना पड़ता है। जब सती आता है ना ऐसी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, या फिर 20वीं शताब्दी, जब हम कहते हैं 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी में हम में से बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा। जैसे 1992 में किसी का हुआ होगा, या फिर 1998 में हुआ होगा, इसके बीच में ही हुआ होगा आप सभी का। तो ये जो है 20वीं शताब्दी थी, लेकिन यहाँ पर आपको अंक क्या दिखेंगे? यहाँ पर 19 दिखेगा, 1992 या फिर 1998, ऐसे अंक दिखेंगे, लेकिन इसे 20वीं शताब्दी कहा जाता है। तो बहुत लोगों को, कुछ, सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आपको सती का एक अंतर याद रखना है कि जब सती आता है तो उसमें जो आंकड़े आते हैं उसमें एक कम आते हैं, 20वीं होगी तो उनमें 1992, 1918 ऐसे कुछ आएंगे, एक माइनस में आएगा। और एक दूसरा कंफ्यूजन होता है ईस्वी का। यहाँ पर ईस्वी जब शुरू होती है, ईस्वी सन, इसके बाद प्लस में गिना जाता है, एक, दो, तीन, चार, और ईस्वी से पहले उल्टा गिना जाता है, दो, एक लिखा जाएगा, फिर दो लिखा जाएगा, फिर तीन और चार, ऐसा उल्टा लिखा जाता है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके एक साल बाद कैलेंडर में वर्ष एक हो गया था पूरा। और ईसा मसीह के पूर्व जो एक साल पहले जन्मा था उसे ईसा पूर्व एक कहा जाता है, 2 साल पहले जन्मा था तो ईसा पूर्व दो कहा जाता है। ये बहुत से स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है, एक और ये एक, खासकर हिंदी के विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाता है। सभी के तो नहीं, लेकिन एक दो, दो तीन विद्यार्थी होते हैं जिनको ये बेसिक पढ़ाया नहीं जाता। एक बार पढ़ाया नहीं जाता तो आगे वो सीखते भी नहीं, क्योंकि एमए की क्लास में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ये, एमए की, बीए की क्लास में ऐसी बेसिक बातें अब नहीं पढ़ाते। लेकिन जो स्टूडेंट, ऐसे कमजोर स्टूडेंट है जिनको ये सब नहीं पता, तो उनके लिए मैंने एक बार बता दिया। अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर स्टूडेंट को पता भी होगा। लेकिन हमको क्या है कि सभी स्टूडेंट को लेकर साथ चलना है, होशियार स्टूडेंट को भी और कमजोर स्टूडेंट को भी। तो ये आपको याद रखना है। तो आज तो हमने नगेंद्र का देखा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। नगेंद्र ने क्या किया है, विभाजन कितने में किया है? नगेंद्र ने चार में किया है, चार भागों में जो है नगेंद्र ने विभाजन किया है। नगेंद्र, नगेंद्र यानी कि नगेंद्र ने संपादित जो ग्रंथ है उसमें चार भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी उन्होंने जो है चार विभाजन किए और चौथे में दो किए। आधुनिक में क्या किया? पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग, छायावाद उत्तर काल जिसमें प्रगति प्रयोग काल, और नवलेखन काल, ये किया है। ये आ सकता है परीक्षा में। अभी बाजी आप बहुत लेट हो गए आज क्लास में आने के लिए शायद। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो उसके बाद हम गणपति चंद्रगुप्त को देखते हैं।
उन्होंने भी चार जो विभाजन किए थे: आदिकाल, पूर्व पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी जी का काल विभाजन उन्होंने भी चार में किया था। देखिए, जो बात वाली है उन्होंने लगभग चार चार में ही किया है, लेकिन थोड़े नामों में बदलाव है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नगेंद्र संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बार इस पर नजर दौड़ा लीजिए, किस प्रकार से विभाजन हुआ है। थोड़ा सा फोटो में मेरे का यूज कीजिए, याद रखिए। इस पीपीटी को ही, ये जो पीपीटी है इसी ही याद कीजिए आप। इसी आपके दिमाग में इसका फोटो निकाल कर रखिए। परीक्षा में आपके सामने ये पीपीटी दिखनी चाहिए। रटने से ज्यादा आपको इसे इसे फोटो को इसलिए पीपीटी बनाई जाती है कि आपको एक फोटो की तरह याद रहे सारा। एक फोटो की तरह याद रखिए। या फिर आप जिस प्रकार से लिख कर, कुछ लोग लिख लिख कर याद करते हैं, जिस प्रकार से भी याद करते हैं आप, लिख कर याद कीजिए। इस फोटो को याद कीजिए, या फिर क्रम से याद कीजिए, कहानी बनाकर याद कीजिए, जिस प्रकार से आपको याद आता है। तो हज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी काल विभाजन जो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें विभाजन किया था। और फिर शुक्ल जी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है: वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। उन्होंने गद्यकाल कहा, ये भी याद रखना है आपको। अंतिम आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा है उन्होंने। तो उन्होंने शुरुआत कब की थी? 1050 से। क्योंकि आपको ये आंकड़ा याद हो गया, तो बाकी के आंकड़े जुड़ जाते हैं। क्योंकि 1050 से 1375 यहाँ पर आएगा, तो आगे 1375 से ही जो शुरू होगा। और यहाँ पर 1700 से खत्म हुआ, तो 1700 से ही शुरू होगा। 1719 1700 से 1900, और 1900 से 1984। और राम कुमार वर्मा का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक काल, जिसे संधि काल कहा। ये संधि काल आ सकता है, इसे थोड़ा याद रखिए। अलग, इतना ही अलग है इनका संधि काल। बाकी शुक्ल जी की कॉपी मारी है इन्होंने। संधि काल और चारण काल दो विभाजन किए प्रारंभिक काल में। बाकी मिश्र बंधु, ये याद रखना, मिश्र बंधु ने सबसे अलग पांच किए थे। सबने चार किए थे, लेकिन मिश्र बंधु खुद तीन थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम पांच करेंगे। हम तीन, हमारे पांच, है ना। हम तीन और हमारे पांच, ऐसा उन्होंने विभाजन कर दिया। पांच। तो उन्होंने प्रारंभिक काल, मध- मध्य मध्य माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल किसने नामकरण किया? आधुनिक काल का वर्तमान काल किसने नामकरण किया? ये प्रश्न आ सकता है। फिर आपको बताना है कि मिश्र बंधु ने किया है। मिश्र बंधु तीन थे, इसलिए उन्होंने विभाजन भी थोड़ा बड़ा किया, पांच भागों में किया। पहला था प्रारंभिक काल, उसमें उन्होंने दो भाग कर दिए: पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। और माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। और अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। और परिवर्तन काल, और फिर वर्तमान काल। ऐसे उन्होंने पांच विभाजन किए। और सबसे बड़ा विभाजन किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन हमारे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ग्रियर्सन के बहुत से कथन आते हैं, ग्रियर्सन का काल विभाजन भी आता है, ग्रियर्सन ने कौन सी रचना की है ये भी आता है। तो ग्रियर्सन को आप छोड़ नहीं सकते, ग्रियर्सन काफी महत्वपूर्ण है। तो ग्रियर्सन ने 11 भाग कर दिए, सबसे ज्यादा। उसमें उन्होंने चारण काल को लिया। इंपॉर्टेंट क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य और तुलसीदास, इनको जो अलग रखा है उन्होंने, अलग किया है इनको। ये आ सकता है, तुलसीदास नाम से विभाजन किसने किया? तुलसीदास से उन्होंने अलग विभाजन कर दिया, मलिक मोहम्मद जैसी से अलग कर दिया। मुगल दरबार ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन में हिंदुस्तान, और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ऐसे 11 है। पहला क्या है? चारण काल। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य। पांचवा है मुगल दरबार। और छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। और आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। और उसके बाद नौवां है 18वीं शताब्दी। और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और कंपनी के शासन के बाद किसका आया?
विक्टोरिया का शासन है, इसलिए विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और उसके बाद तो क्रिएशन चले गए अपने का, क्योंकि हम आजाद हो गए तो क्रिएशन भी चले गए। इसलिए आगे का आपको नहीं मिलेगा, जैसे छायावाद, प्रगति, प्रयोग, ये सब नहीं मिलेगा। और तब थे भी नहीं वो जिंदा, वो भी बात है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में, गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा था, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे। इसको मैंने आपको कहानी के द्वारा बताया था कि एक बार भगवान गणेश गणपति जी ने जो है द्विवेदी जी को बुलाया और शुक्ल जी को भी बुलाया, और कहा कि शुक्ल जी को कहा कि आचार्य द्विवेदी जो है उन्होंने आपके जो है बहुत से स्थापनाओं को चुनौती दी और प्रमाणों के साथ खंडित किया है, इसलिए आप गुस्सा मत होइए। ठीक है, स्टोरी के साथ याद करेंगे तो याद रहेगा। आपको थोड़ा सा हंसी आएगी इस पर कि ऐसी क्यों बात कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसी ही स्टोरी याद रहती है, परीक्षा में ऐसे ही बातें याद रहती है। उटपटांग बातें ही हमारे दिमाग में ज्यादा रहती है, गाने, रील्स, टिकटॉक, ऐसी बातें दिमाग में जल्दी आ जाती है। तो हमें पढ़ाई भी उसके माध्यम से ही करनी पड़ेगी, उस टाइप में। तो यहाँ पर ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको भगीरथ मिश्र को काव्य शास्त्र का इतिहास याद रखना है। और राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी 8 भागों में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। सबको मेरा प्रणाम। सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।